बहुध्रुवीयता और रणनीतिक स्वायत्तता, जिसको आप अंग्रेजी में मल्टीलैटरलिज्म कहते हैं और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, किस तरीके से फ्रांस की और भारत की दोस्ती ने इन संबंधों को नए मायने दिए हैं। ये जो शब्द हैं, इनको नए अर्थ जब मिल रहे हैं, असल में इसके मायने क्या हैं? वो दुनिया जिसमें ट्रंप अपनी दादागिरी दिखाते हैं, वो दुनिया जिसमें अमेरिका ये कहता है कि रशिया से तेल लिया जाना बंद किया जाना चाहिए, वो दुनिया जिसमें भारत हर कीमत पर अपनी सॉवरेनिटी और अपनी स्वायत्तता इनको साथ लेकर चलना चाहता है और किसी का पिछलग्गू नहीं बनना चाहता, लेकिन विश्व कल्याण के लिए अपने प्रयासों में भी कभी नहीं छोड़ना चाहता। वैसे में यह दौरा जो इमैनुअल मैक्रों 2017 के बाद चौथी बार भारत का कर रहे हैं, यह बताता है, 4 बार एक राष्ट्राध्यक्ष का भारत आना यह बताता है कि उसके साथ भारत की प्रॉक्सिमिटी कुछ खास है। और अगर यह प्रॉक्सिमिटी खास है तो यह असल में दोनों देशों के संबंध के लिहाज से किस तरफ किन आयामों को खोल रही है, आइए इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही आपको यह भी बताएंगे इंपैक्ट एआई और इसमें इमैनुअल मैक्रों का शामिल होना यह क्या बताता है, एआई की दिशा में दुनिया कहां जा रही है और भारत इसके साथ कदम ताल कैसे कर रहा है, वो भी आपको बताएंगे। पहले खबर आपको दिखाता हूं, मुंबई में मैक्रों की पीएम मोदी से मुलाकात हुई। 4 दिन के भारत दौरे पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों अब दिल्ली पहुंचने वाले हैं। भारत फ्रांस के बीच एक बड़ी डील हो रही है। आप जानते हैं, राफेल को लेकर जो डील है वो बहुत बड़ी डील है, $multi-billion डील। पूरी दुनिया की निगाहें इस पर हैं और इस लिहाज से ये और ज्यादा खास है कि भारत जो आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है, वो राफेल के मामले में भी बहुत हद तक आत्मनिर्भर होगा। कैसे, हमारे साथ जुड़ने वाले एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। और जब आज भारत और फ्रांस की तरफ से एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें इमैनुअल मैक्रों और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल थे, उसमें क्या कहा गया? ज्वाइंट पीसी में बोले प्रधानमंत्री मोदी, मैक्रों का स्वागत करके खुशी हुई। पीएम ने अपने फ्रांस के दौरे का जिक्र किया। भारत फ्रांस के साथ ये जो नजदीकियां हैं, ये जो संबंध है, बहुत खास है। पीएम ने कहा भारत फ्रांस पुराने रणनीतिक साझेदार हैं। असल में 1998 से ही रक्षा के, अंतरिक्ष के, तकनीक के और ऊर्जा के मामलों में भारत और फ्रांस रणनीतिक साझेदार हैं। रणनीतिक रूप से महत्व के विषयों में साझेदारी, यही कहलाती है रणनीतिक साझेदारी। और इस लिहाज से भारत और फ्रांस 1998 से ही एक दूसरे के साझेदार हैं। और भारत ने इस बात को रेखांकित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को नए अर्थ देने वाली यात्रा है। रिसर्च के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति बनी है, पीएम ने कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों ही देश अनुसंधान के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करेंगे। हेल्थ के मामले में स्वास्थ्य को लेकर एआई किस तरीके से नए आयाम खोलने वाला साबित होता है, इसको लेकर चीजें एक्सप्लोर की जाएंगी। स्वास्थ्य में एआई को लेकर भारत और फ्रांस में सहमति बनी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात दुनिया को बताई। भारत और फ्रांस के बीच डबल टैक्स एग्रीमेंट होगा। पीएम मोदी ने कहा आतंक को लेकर दोनों देशों की प्रतिबद्धता इसमें दोहराई गई। और पीएम मोदी ने कहा कि एमएसएमई नेटवर्क को और मजबूत किया जाएगा। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, इस एंटरप्राइज सेक्टर को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा दोनों देशों के उद्यमी इस मामले में साथ मिलकर काम करेंगे। और इसी दौरान यह बात भी कही गई ज्वाइंट पीसी में पीएम मोदी की तरफ से कि भारत और फ्रांस मिलकर हेलीकॉप्टर बनाएंगे। H-125 अकेला माउंट एवरेस्ट तक उड़ने वाला हेलीकॉप्टर। मोदी ने यह बात कही। यूएस और ईयू के बाद फ्रांस से यह डील बहुत अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हमारी दोस्ती से दुनिया में अनिश्चितता और कम होगी। ये जो प्रिकेरियस सिचुएशंस हैं, दुनिया में जो इनस्टेबिलिटी है, वो कम होगी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें क्या ऐसी बातें हैं जिनको अंडरलाइन किया जाना चाहिए? उस तरफ हम जाएं, उससे पहले जरा ये देख लीजिए। आज भारत में हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का उद्घाटन इस गहरे विश्वास का एक और उज्जवल उदाहरण है। हमें गर्व है कि भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे और ये पूरे विश्व को एक्सपोर्ट भी करेंगे। यानी
India-France partnership knows no boundaries. It can reach from deep oceans to the tallest mountain. आज हम क्रिटिकल मिनरल्स, बायोटेक्नोलॉजी और एडवांस मटेरियल्स में अपना सहयोग और प्रबल कर रहे हैं। हम इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर एआई इन हेल्थ, इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर डिजिटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नेशनल सेंटर ऑफ अलायंस फॉर स्किलिंग इन एरोनॉटिक्स लॉन्च करने जा रहे हैं। और यह मात्र इंस्टीट्यूशंस नहीं है, ये फ्यूचर बिल्डिंग प्लेटफॉर्म्स है। और इससे पहले कि आगे बढ़ूं और आपको ये बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज बातें कही हैं, उनमें खास बातें कौन सी हैं, अंडरलाइन करने वाली कौन सी बातें हैं जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, और आने वाले दिनों में इन बातों के मायने जब धरातल पर आपको दिखाई देंगे तो वो हैरान कुन होंगे, हैरान करने वाले होंगे। उस तरफ आपको ले जाऊं, उससे पहले आपको बता दूं हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन डी.के. पांडे हमारे साथ आज की इस चर्चा में साथ में है। स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा आज की इस चर्चा में हमको ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोफेसर गीतिका वशिष्ठ एआई के मामले में आपको वो जानकारियां देंगी जो अभी तक आपको हासिल नहीं होंगी, किस तरीके से इंपैक्ट एआई एक गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट और किस तरीके से भारत की सदारत में होना इसके खास मायने हैं, वो आपको बताएंगे। और ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे फ्रांस से और आपको बताएंगे फ्रांस की मीडिया में इस सबको लेकर कैसी चर्चा है। हालांकि कुछ एक जगहों पर मैंने जरूर फ्रांस की मीडिया में देखा कि इस विजिट को बहुत हाई प्रोफाइल मानते हुए खुद फ्रांस की बहुत तवक्को, बहुत उम्मीदें हैं इस विजिट से। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी भी जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। आप सबका स्वागत करते हुए जरा ये दिखा देता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें, और हां आपको यह भी बता दूं आज मुंबई जहां से अहम अनाउंसमेंट हुए हैं, हमारे संवाददाता गौरव अग्रवाल पूरे दिन आप तक खबरें पहुंचाने का काम वहां से वो करते रहे। एक बार फिर हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके पास कुछ एक चीजें समझने के लिए विशेष रूप से मैं जाना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी की बड़ी बातें आपके सामने। यहां भारत और फ्रांस के संबंध ये बहुत खास हैं, तब जबकि अमेरिकी दादागिरी और ट्रंप का खास तौर का खास रवैया, ईदर माय वे और हाईवे वाला रवैया, डील मेकिंग वाइल बीइंग बुली वाला जो उनका एटीट्यूड है, वो जब दुनिया में चल रहा है उस समय ये बात कहा जाना कि भारत और फ्रांस के संबंध बहुत खास हैं, इसके मायने किन किन दुनिया के बड़े देशों, बड़ी शक्तियों के लिए क्या है, ये भी हम समझेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जो कहा है वो ये कहा है कि पुराने रणनीतिक साझेदार हैं, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। 1998 में ही रणनीतिक रूप से महत्व के क्षेत्र जिसमें ऊर्जा है, जिसमें तकनीक है, जिसमें स्पेस है और जिसमें डिफेंस है, इन मामलों में खुद फ्रांस और भारत बहुत कुर्बत के साथ काम करते रहे, इसलिए पुराने रणनीतिक साझेदार हैं। अब जरा देखिए रिसर्च के क्षेत्र में सहयोग पर जोर दिया गया, अनुसंधान, रिसर्च, इसमें दोनों देश मिलकर साथ में काम करेंगे। स्वास्थ्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भारत और फ्रांस के बीच में सहमति बनी है, दोनों देश इस अहम मुद्दे पर भी साथ में काम करेंगे और भारत और फ्रांस के बीच में डबल टैक्स एग्रीमेंट हुआ। आप जानते हैं कि ये जो अनाउंसमेंट्स हैं ये ध्यान में रखते हुए कि फादर ऑफ ऑल डील्स एंड मदर ऑफ ऑल डील्स हैव ऑलरेडी बीन साइंड, इनका मायना, इनका मतलब क्या है ये भी हम समझेंगे। और आतंक को लेकर दोनों देशों की प्रतिबद्धता, ये पाकिस्तान जैसे देशों के लिए एक सीधा संदेश इसमें छिपा हुआ है। एमएसएमई नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा, मतलब खास तौर से हमारे देश की इकोनॉमी की रीढ़ एमएसएमई सेक्टर, उसको और मजबूत करने की दिशा में फ्रांस भी उसकी मजबूती को और बढ़ाने के लिए भारत का सहयोग करेगा। हर क्षेत्र में शांति का समर्थन, दुनिया जो आज अनिश्चितता के दौर से गुजरती जा रही है उसमें ये प्रिकेरियस सिचुएशंस कम हो, ये अनिश्चितता कम हो और दुनिया में शांति और स्थिरता आए, इसके लिए दोनों देश मिलकर काम करेंगे। सबसे पहले गौरव अग्रवाल का रुख करना चाहता हूं। गौरव, ये जो बातें कही गई इनमें आपके हिसाब से, क्योंकि जाहिर है जब ये बातें कही जाती हैं बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पुरानी चली आ रही बातों को एक कॉन्टिन्यूएंस देती हैं, कई चीजें ऐसी होती हैं जो ऑप्टिमिज्म के साथ आने वाले दिनों को एक्सप्लोर करने के संदर्भ में दिखाई देती हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी जो वाकई गेम चेंजर होती हैं। वो गेम चेंजर बातें आपको क्या नजर आ रही हैं? गौरव अग्रवाल, मुझे लगता है गौरव को मेरी आवाज सबसे बड़ी गेम चेंजर तो बात यहां पर यह है कि प्लीज गो अहेड। दिनेश, मुझे आवाज आ रही है आपकी? मैं ये कह रहा हूं कि सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है, गेम चेंजर बात तो यह है कि भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जिस तरह की जो सिनर्जी दिखाई है और जो बात यहां पर दोनों ने की है वो ये दिखाता है कि भारत का रोल दुनिया में किस कदर बढ़ा है। दिनेश, देखिए 20 से ज्यादा समझौते हुए हैं। H125 जो टाटा और एयरबस मिलकर बनाएंगे, जिसकी फाइनल असेंबली लाइन का
वर्चुअल इनॉग्रेशन किया उन्होंने, वो भी हमने आपने देखा। ये तो है ही, राफेल को लेकर भी बात जो अगर फाइन प्रिंट्स में निकल कर आती है वो भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आज फ्रांस जैसा डेवलप कंट्री और वो कंट्री जो दुनिया में इतना ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट करता है, वो भारत के साथ मिलकर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को आगे लेकर जाना चाहता है। वो भारत के प्रधानमंत्री को कहता है मेरे प्यारे दोस्त, वो ये बताता है भारत में खड़े होकर दुनिया को कि भारत अब वो देश है जिसको कोई नकार नहीं सकता। भारत वो ताकत है जिसके साथ आपको अगर ग्लोबल साउथ में और दुनिया में चलना पड़ेगा। वो यूक्रेन वॉर का जिक्र करते हैं, वो बात करते हैं एआई की, वो बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, वो बात करते हैं आतंकवाद की, और हर जगह वो भारत के साथ अपनी प्रतिबद्धता जताते हैं। इससे बड़ी बात और क्या होगी, जहां वो ये कह रहे हैं कि 8 साल से हमारा व्यापार तो आगे बढ़ा है, लेकिन हमारा वो कल्चर की बात करते हैं, वो बात करते हैं यहाँ पर भारत पीपल टू पीपल की बात करते हैं। ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गेम चेंजर यहाँ से बात निकल कर आ रही है दिनेश। बाकी डिफेंस जो आप बता रहे हैं H125 वो तो है ही, भारत और फ्रांस के बीच जो 20 से ज्यादा समझौते हुए हैं, उनके जो फाइन प्रिंट्स आएंगे, वो डील क्या हुई है उस बारे में और निकल कर आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये निकल कर आती है दिनेश, ये ऐसे में जबकि अमेरिका आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में किस तरीके से खासतौर से ट्रंप की सदारत में उसने एक पूरा एक तहलका सा मचा रखा है। क्या इस तरह की पार्टनरशिप, इस तरह से दो बड़े मुल्कों का पास में आना, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ एमओयूज करना, क्या ये एक बड़ा संदेश है? क्या यहां से कोई ऐसा संदेश जाता है? क्योंकि मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं कि राफेल के संदर्भ में भी ये भी कहा गया कि फैन और मोटर बनाने वाली एक बड़ी कंपनी जो असल में फैंस और मोटर सप्लाई करती है खुद दसा को, वो असल में खरीद लिया है अमेरिका ने। ऐसे में ये सवाल मैं ओपी तिवारी साहब के पास ले जाना चाहता हूं। ओपी तिवारी सर, कितनी बातें आपको लगता है वाकई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं इस प्रिकेरियस वर्ल्ड में, अब ये इंस्टेबिलिटी को खत्म करने वाली होंगी, और कितनी ऐसी हैं जो सिर्फ जिसमें सदाशयता है? दिनेश देखिए, विश्व की सिचुएशन अभी फिलहाल बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। देखिए, भारत की रिक्वायरमेंट थी फाइटर एयरक्राफ्ट की, बिकॉज जिस तरीके से हमारी फ्लीट डिप्लीट हुई है अभी, और फ्यूचर में अगले 5-6 साल में कई स्क्वाड ऑब्सोलीट होंगे और स्क्वाड बंद होंगे, तो उनको एक रिप्लेनिश करना था ग्रेजुअल मेथड से। ये डील जो थी, इस डील का डिस्कशन 2013-14 से चल रहा था, लेकिन फाइनली एक साथ ये डील अभी संशोधन हुई है, अभी चल रहा है कि ये भारत की इमीडिएट रिक्वायरमेंट के लिए अत्यंत आवश्यक थी। एट द सेम टाइम इस डील के साथ भारत को ये देखना था कि इसका जो प्रोजेक्ट है, आमका का प्रोजेक्ट है या तेजस का प्रोजेक्ट है, ये स्टॉल नहीं होना चाहिए, चलते ही रहना चाहिए। अभी जहां तक ये फाइटर एयरक्राफ्ट की डील थी, अमेरिका भी चाहता था कि अपना जहाज भारत को दे दे, रूस भी चाहता था, लेकिन भारत की स्थिति वैसी मजबूत है आर्थिक रूप से या मिलिट्री रूप से कि हम अपने पसंद से अपने कंडीशंस पर ये मार्केट में जाएंगे और सामान खरीदेंगे। F-35 के पास बड़ी समस्याएं थी, उस जहाज को खरीदना तब स्वाभाविक रूप से अच्छा नहीं था। अब जहां तक फ्रांस का सवाल है, फ्रांस से हमने मिराज 2028 वगैरह में खरीदे थे, काम चल रहा था, लेकिन उस समय थोड़ी बहुत परेशानी अवश्य हुई थी। मैं कारगिल दिन की याद दिलाना चाहूंगा जब हमारे पास बॉम्ब्स नहीं थे, तो ये सब सिचुएशन फ्रांस के साथ भी थी। तो फ्रांस हमारे पास सोर्स कोड, वो कहता था कि हमारे जितने आर्मामेंट, असल में सर ये भी इसको खास तौर से यूरोप में इसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है कि ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका ने जो दादागिरी दिखाई है, जिस तरीके से फ्रांस ने इसकी बड़ी मुखालफत की, इमैनुअल मैक्रों ने, और अमेरिका ने एक तरीके से फ्रांस को और इमैनुअल मैक्रों को जिस तरीके से सार्वजनिक रूप से उनको इमिटेट किया गया, उनकी मिमिक्री की गई, उनके पर्सनल मैसेज जो हैं वो ट्रंप ने सार्वजनिक करने का काम किया, तो बड़ा मोहभंग हुआ है यूरोप का और फ्रांस का अमेरिका से। और ऐसे में भारत की तरफ बड़ी उम्मीदों से देखा जा रहा है, लेकिन अब भी कम्युनिकेशन हो, इंटेलिजेंस हो या लॉजिस्टिक्स हो, बहुत ज्यादा निर्भरता अमेरिका पर अब भी है। तो इस हिसाब से वर्ल्ड, क्योंकि कहा जाता है कि ये जो रक्षा सौदे होते हैं, जो बड़ी पार्टनरशिप्स होती हैं, इनके मतलब केवल वो डील तक नहीं होते हैं, इनका एक बड़ा राजनय भी इसमें छिपा होता है, कूटनीति भी छुपी होती है। ऐसे में इसके मायने क्या है वो भी मैं समझूंगा। स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा और डीके पांडे सर, आपके पास मैं आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले खबर बता दूं, ज्वाइंट पीसी में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों का बयान, दोनों देश बराबरी की साझेदारी को बढ़ावा देंगे, तकनीक ट्रांसफर पर जोर दिया जाएगा। मैक्रों ने कहा सहयोग से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, डिफेंस, स्पेस और एआई में साझेदारी बढ़ाएंगे, एआई और सोलर के क्षेत्र में अहम समझौते हो रहे हैं, मैक्रों ने ये बात भी कही। और अगर मैं द्विपक्षीय रिश्तों पर फिर से आऊँ तो हमारे जो महत्वाकांक्षी रिश्ते हैं उसके लिए हमने नए उद्देश्य तय किए हैं। हमने अपने SMEs और
स्टार्टअप्स के लिए भी नए उद्देश्य रखे हैं। फ्रांस जो है वो चाहता है कि वह भारत का एक विश्वसनीय साझेदार हो, ताकि हमारे जो उद्योग हैं वो एक अद्वितीय सहयोग प्रदान कर सके। अगर हाँ, जैसा कि हमने चाहे राफाल हो, चाहे सबमरीन्स हो, चाहे वो ये जो हेलीकॉप्टर्स के लिए जो फाइनल असेंबली लाइन जो टाटा एडवांस्ड कंपनी जो है वो मिलकर फ्रांस के साथ कर रही है, या फिर जो फिफ्थ जनरेशन के जो फाइटर जेट्स हैं उनके लिए जो इंजन है उनकी नई सोच, उनके लिए ऐसे कई जो क्षेत्र हैं जहाँ पर हम मिलकर भारत के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में विश्वास करते हैं, और जैसा कि आपने चाहा है हमने वैसा ही करने का प्रयास किया है। आप देख रहे हैं ये H-125 का जिक्र बार बार हो रहा है। असल में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों जो हैं उन्होंने कर्नाटक के वेमगल में टाटा और एयरबस दोनों जहां पर H-125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की लास्ट असेंबली लाइन जहां पर होगी उसका ऑनलाइन उद्घाटन किया है, और इसको लेकर दोनों ही बहुत पुरुम्मीद हैं। असल में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डायनेमिक्स दुनिया भर में बदलते जा रहे हैं, लेकिन H-125 जरा इसको समझ भी लीजिए, और क्यों ये अहम है, क्यों ये असेंबली लाइन यहां, फाइनल असेंबली लाइन का यहां बनाया जाना ये महत्वपूर्ण होगा। डीके पांडे सर। देखिए, H-125 की जहाँ तक बात करते हैं तो ये अपने आप में बहुत ही काबिल जहाज़ है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमालय की ऊंचाइयों तक जाएगा, ये 23,000 फुट तक इसकी क्षमता है ऑपरेट करने की। और जहाँ तक बात है कि इसको आप इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, VIP एयरक्राफ्ट के रूप में, तो हमारी कमी थी कि हाई ऑल्टीट्यूड पर ऑपरेट करने वाले जहाज़ हमारे पास कम है, तो उसमें ये शामिल होगा। और हम जब फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन हुआ तो हम अपने ही नहीं बाकी जो देशों में जहाज़ है उनके भी हम मदद कर सकते हैं। जहाँ तक बात है कि दोनों के बीच में जो भारत और फ्रांस के बीच में समझौते हुए 3 महत्वपूर्ण बातें जो मुझे लगी। पहली बात कि किसी भी डील में जो है पीस का, शांति का जिक्र नहीं होता, और इसमें शांति का जिक्र किया गया। तो आप फ्यूल कर रहे हैं लड़ाई झगड़े को, अग्रेसिवनेस को, ऑफेंसिव को, लेकिन आप शांति की बात नहीं करते, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये ट्रांसफर टेक्नोलॉजी निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है हमारी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए जो प्रयास है। हम चाहते हैं सशक्त, सक्षम, आत्मनिर्भर भारत हो और हमारी सेनाएं हो, तो उसके, लेकिन यहाँ पर मैं आप कह रहे हैं सर पीस की बात नहीं होती, ये ट्रंप जहां जाते हैं वो पीस की बात करते हैं, पीस प्राइस के बहाने करते हैं, नोबेल के बहाने करते हैं, लेकिन वो भी करते हैं। यहां आप कह रहे हैं ये पीस की बात, जो शांति की बात हुई है डील के संदर्भ में, जनरली ये नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन डीके पांडे सर का। ये खबर देखिए, मैक्रों के भारत यात्रा पर फ्रांसीसी एक्सपर्ट्स का दावा, 114 राफेल जेट खरीद का सौदा हो सकता है। जाफरेलो ने कहा सदी की सबसे बड़ी डील है ये, 35 अरब डॉलर की ये डील। फ्रांस में भारत मामलों के विशेषज्ञ क्रिस्टोफर जाफरेलो का दावा। अब ये जो बातें की जा रही हैं, साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बातें की जा रही हैं, स्क्वाड्रन लीडर अक्षय आपके पास ये समझने के लिए कि Su-57 के संदर्भ में रशिया ये बात कहता रहा कि वो तो सोर्स कोड देने के लिए भी तैयार था, तो ऐसे में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कितना होगा और ये कितना मायने रखेगा? दिनेश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, इस बार जो डिफेंस डील्स हो रही हैं वो 3 मेजर डील्स हो रही हैं फ्रांस और इंडिया के बीच में। H-125 अभी हमने देखा जो हेलीकॉप्टर्स की डील है, जिसकी असेंबली लाइन ही नहीं पूरी मैन्युफैक्चरिंग लाइन कर्नाटका में आ रही है। सेकेंड इज जो डील प्रॉपर्ली अभी साइन होने वाली है वो है 26 रफाल M की डील, जो अभी 63,000 करोड़ की डील है, और INS विक्रांत के लिए हमारी वो डील साइन होने वाली है। उसके साथ साथ रफाल मरीन्स जो हैं उनकी अगले 31 और रफाल मरीन्स के बारे में भी डिस्कशन यहां पर होगी, क्योंकि हमारा जो प्रपोज 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी। जब हम आते हैं मदर ऑफ ऑल डिफेंस डील्स पे, तो आती है 114 जो हमारे रफाल एयरक्राफ्ट की डील है, जो अप्रोक्सीमेटली $40 बिलियन की डील पड़ेगी, जिसमें सारा वेपन पैकेज आता है। लेकिन यहां पर कहीं पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है और काफी हद तक जो सोर्स कोड्स हैं उनको देने से मना कर दिया गया है। Su-57 की प्रॉब्लम यह है कि जिस गैप को हम फिल करने की कोशिश कर रहे हैं वो 4.54 to 4.5 जनरेशन का गैप है, जो रफाल्स फिल करेंगे, जिसमें हमारे मिराज, जैगुआर्स, MiG-29 को रिप्लेस करा जाएगा। Su-57 आ जाते हैं 5th जनरेशन कैटेगरी में, जो रिप्लेस किसी को नहीं करेंगे, लेकिन वो जो गैप आ रहा है जहां पे हमारा AMCA 2035 में इंडक्ट होगा,
उसके बीच में जो टाइमलाइन है कि अगर 2035 में भी नहीं हुआ, उसे फिल करने के लिए Su-57 को हम इंडक्ट करने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन उस पे जहां तक अभी इंफॉर्मेशन आई है कि वहां पे अभी होल्ड है, जब तक यूक्रेन रशिया वॉर थम नहीं जाती तब तक इंडिया ने बोला है हम उसको एक्वायर नहीं करेंगे। और यहां पे थर्ड एक और डील जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हो रही है हमारी सबमरीन डील फ्रांस के साथ, जो हमारी कलवरी क्लास या स्कॉर्पियन सबमरीन्स है, जिसको 6 इंडिया ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है। मजगांव डॉक में उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है और 3 और हम ले रहे हैं, जिसके साथ हम जो एयर प्रोपल्शन सिस्टम्स हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, डीआरडीओ ने करा है, उसको हम अपग्रेड करेंगे अपनी पुरानी जो स्कॉर्पियन क्लासेस हैं। और उसके साथ साथ जो हैवीवेट टॉर्पीडोज हैं ये भी हम इंडक्ट कर रहे हैं फ्रांस के साथ। हैमर बनाने के संदर्भ में भी चर्चा हो रही है, साथ में बनाए जाएंगे। यह भी कहा जा रहा है कि पिनाका भारत से ले सकता है फ्रांस। ये जो बातें साथ में चल रही हैं उनके संदर्भ में भी आपसे बातें होंगी। राफेल डील पर बहुत बड़ी खबर है ये, भारत को 114 में से 24 सुपर राफेल मिलेंगे। भारत को सबसे एडवांस F5 राफेल मिलेंगे। नई डील में ज्यादातर F4 राफेल विमान, अभी भारत के पास F3 राफेल मौजूद हैं। F3 राफेल 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये उन्हीं का जो वर्जन, बेहतर वर्जन है वो हमको मिलने वाला है। अब जरा अगली खबर देखिए, हैमर मिसाइल को लेकर ये बड़ी खबर। मिसाइल के संयुक्त उत्पादन पर समझौता संभव, भारत में बनेंगे मिसाइल के 2 एडवांस वेरिएंट, हैमर 250 XLR और हैमर 1000 XLR भारत में बनेंगी। हैमर मिसाइल्स का संयुक्त रूप से उत्पादन और 2 तरह के वर्जन्स बनाए जाएंगे। अगली खबर भी देखिए, मैक्रो दौरे के दौरान फ्रेंच मीडिया का बड़ा दावा, भारत से फ्रांस खरीद सकता है पिनाका रॉकेट। डिफेंस एक्सपोर्ट के लिहाज से भारत के लिए यह बड़ी कामयाबी होगी। पिनाका स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। तो आप देख रहे हैं भारत के हथियारों का डंका भी दुनिया भर में बज रहा है। ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ्रांस से, उनके पास मैं जाना चाहता हूं। ब्रजेश, वहां की मीडिया में मैं देख रहा था बहुत ऑप्टिमिज्म है इमैनुअल मैक्रों की इस इंडिया विजिट को लेकर। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। यस, मैं भी अभी मीडिया को ही फॉलो कर रहा था। वहाँ की जो मेन मीडिया है ऑफ कोर्स उन्होंने कल से ही कवरेज दिया और अभी जो जस्ट स्पीच हुआ है मैक्रोन और मोदी जी का, उन्होंने उसको भी हाईलाइट किया। और उनका मेन 2 चीज़ पे मैं देखा ज़्यादा फोकस था। एक तो उनका मेन फोकस था कि जो हमारी AI इवेंट है उसके लिए काफ़ी उन्होंने हाईलाइट किया कि हाउ वी कैन गो इनटू शेयर द टेक्नोलॉजी, ओके, एंड कैसे हेल्प करने वाला जा रहा है AI टेक्नोलॉजी बोथ कंट्री को लेकर के। और जो ये राफेल डील हुआ, इस दोनों चीज़ को उन्होंने काफ़ी हाईलाइट किया है। अभी जस्ट जो न्यूज़ फ्लैश हो रहा है मीडिया में यहाँ पे नहीं, इस दिनों में पढ़े। थर्ड थिंग, एक जो मैक्रोन का स्टेटमेंट था, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने किस तरह से इंडिया गवर्नमेंट ने एक चीज़ को जो स्पेशली इनडायरेक्ट रूप से जो हम इंडिया सफ़र कर रहा है टेररिज्म को लेकर के, तो मैक्रोन ने जो स्पीच दिया, पहला स्पीच दिया जो ट्रिब्यूट ऑफ 26/11 में जो 2008 में जो डेथ हुआ, अटैक हुआ था मुंबई को लेकर, उस कवरेज को भी यहाँ की मीडिया ने रिफ्लेक्ट किया है। व्हाट एवर रीजन, बट उन्होंने इस कवर पेज पे दिया है अभी कि मैक्रोन ने क्या क्या स्टेटमेंट दिया। तो माइट भी फ्रांस भी सम हाउ सफ़र कर रहा है इस टॉपिक को लेकर। यहाँ पे कि आए दिन कुछ न कुछ अटैक इस तरह के होते रहते हैं। ठीक है, वो छोटे अटैक होते हैं बट होते रहते हैं। तो 3 चीज़ें यहाँ पे फ्लैश हो रही हैं। एक तो जो पहला स्टेटमेंट था कि वी आर बोथ कंट्री वी आर सफरिंग सम टाइम रिगार्डिंग टेररिज्म, उसको दिया है। दूसरा AI समिट के लेकर काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसको दिया जा रहा है जो AI समिट है। और दूसरा इस राफेल डील को लेकर के काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया। राफेल डील वी कैन से इज द फादर ऑफ डील, क्योंकि इनको पता है एरोस्पेस में फ्रांस, इसी अगर इंडिया के डील सक्सेसफुली हो जाता है तो फ्रांस के लिए भी अदर कंट्री के लिए एक्सपोज होगा। और जो एक नैरेटिव था अगेंस्ट राफेल को, उसको एक ब्रेक करेगा डेफिनेटली ये डील। लेकिन क्या ये वाकई लोअर ग्रुप को लेकर कहीं कोई चिंता दिखाई देती है? वहां भी मीडिया में LBM मोटर्स एंड फैंस को लेकर वहां भी चिंता है क्या? क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पुर्जा है ये फैंस और मोटर्स वाला जो असल में इंटीग्रेट किया जाता है राफेल के साथ, और ये अमेरिका ने खरीद लिया। तो वो वाली बात की असल में हमारी निर्भरता नहीं होगी इस मामले में, हम स्वायत्त होंगे क्या? इसको लेकर वहां पर भी चिंता है? अगली बार जब आपके पास लौटूंगा तो ये बात भी जानूंगा आपसे ब्रजेश। लेकिन उससे पहले, कौन कितना ताकतवर, किसमें कितना दबदबा? असल में राफेल को लेकर ये जो बात हो रही है, अभी स्क्वाड्रन अक्षर चोपड़ा आपको बता रहे थे कि कैसे वो जो हमारा डेफिसिट है, हमारा गैप है, वो 4.5 जनरेशन वाला हमारा ये राफेल भरता है।
कैसे फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स जो हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन किस तरीके से राफेल को कुछ चीजें यूनिक बनाती हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। डीके पांडे सर, जब हम ये एनिमेशन अपने दर्शकों के पास सामने रख रहे हैं, कुछ एक चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पर, साथ में अगर आप कुछ जोड़ना चाहें, कौन कितना ताकतवर है इस लिहाज से। हवाई दबदबा अगर देखें तो राफेल जो है वो लंबी उड़ान में सक्षम है। Su-35 को अगर आप देखें तो थ्रस्ट वेक्टरिंग सबसे ज्यादा है, इसमें फुर्ती बहुत है। टाइफून को अगर इसके साथ कंपेयर करें आप, तो डॉग फाइट में टाइफून बड़ा मजबूत है, यह कहा जाता है। लंबी दूरी की लड़ाई में राफेल और टाइफून दोनों एक जैसी महारत रखते हैं। मेटियोर मिसाइल से हालांकि राफेल एक बढ़त लेता है। F-15EX ये भारी मिसाइल लोड साथ ले जा सकता है, एक साथ कई मिशन ऐसे अंजाम दे सकते हैं आप, इसीलिए इसको ओमनी रोल कहा जाता है। राफेल जो है वो बहुत बैलेंस कहा जाता है, हवा, जमीन, समुद्र में अपने ऑपरेशंस को अंजाम देने के मामले में। परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम F-15EX भारी हथियार ले जाने में नंबर 1। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के मामले में राफेल बहुत एडवांस, और उसका सूट जो है स्पेक्ट्रा वो उसको और खास बनाता है। F-15EX आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के मामले में इसको एक कटिंग एज देता है। डीके पांडे सर, तब जबकि दुनिया में ये बड़ी चर्चा हो रही है, J-20 की चर्चा है, F-35 की चर्चा है, Su-57 की चर्चा है, राफेल कैसे हमारा डेफिसिट कम करता है, इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट कीजिए। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है कि हमने Su-57 और F-35 के आगे राफेल को क्यों चुना। दो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण। पहली बात कि स्टेल्थ जो एलिमेंट है निश्चित रूप से F-35 और Su-57 में ज़्यादा है। उनका जो रेडियो रडार क्रॉस सेक्शन आता है 0.001 स्क्वायर मीटर आता है, जबकि राफेल का 0.1 है। लेकिन हमने फिर भी चुना क्यों? क्योंकि राफेल को स्टेल्थ किलर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसमें तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसमें है फ्रंटल आई और प्रोनिक्स को फुल फ्रेम रखिए प्लीज, एनिमेशन को फुल फ्रेम रखिए। हाँ, अपनी फ्रंटल आई प्रोनिक्स ये क्या करता है कि राफेल के आगे नाक नोज पर एक सेंसर लगा हुआ है जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की, देखिए स्टेल्थ एयरक्राफ्ट रडार को वो जो चकमा देता है, लेकिन उसमें जो हीट निकलती है, इंफ्रारेड निकलती है, उसको कैच करने के लिए ये 40 से 80 किलोमीटर दूर कोई जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है उसके हीट को ये पकड़ सकता है, यानी कि स्टेल्थ जो पकड़ा जाएगा ये। और जब पकड़ने के बाद इसका इंटीग्रेशन जो है जो मेटोर है उसके साथ है, ये मिसाइल के साथ लिंक होके वो वहां पर अटैक करता है। दूसरी बात जो है कि कोलैबोरेटिव जैमिंग, अगर 4 राफेल एक साथ जा रहे हो तो मिलकर वो जो सामने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट उसको जैम कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक ईयर, इलेक्ट्रॉनिक क्या है कि इस जहाज में एक ऐसी खूबी है कि ये स्कैन इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अपने चारों तरफ 360 डिग्री में पूरा स्कैन करता है, और जरा सा भी स्टेल्थ नहीं, देखिए स्टेल्थ को भी तो एक्वायर करना है। स्टेल्थ बीते कुछ सालों में हो गया है सर। कहा तो ये भी जाता है, आप ही के कई साथी मुझे ये जानकारी देते हैं, वॉर वेटरन्स मुझे बताते हैं कि स्टेल्थ को भी पकड़ने के मामले में ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं जो स्टेल्थ को भी पकड़ डालती हैं। तो स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा, ये क्या ये ओवर हाइप्ड है ये स्टेल्थ वाला फीचर, या वाकई ये बड़ा एज दे देता है किसी फाइटर जेट को? देखिए दिनेश जी, जैसे पांडे सर वाज स्पीकिंग के बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो स्टेल्थ है वो बहुत बड़ा एज देता है, लेकिन जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट यानी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी जिस तरह स्टेल्थ कैपेबिलिटी, उनकी लिमिटेशंस भी आती हैं, स्पेशली कॉस्ट को लेकर। और अभी जो वर्ल्ड में जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहे हैं वो बहुत कम कंट्रीज कर रही हैं, बहुत लिमिटेड नंबर्स में। लेकिन इंडिया का जो गैप आ रहा है बिकॉज चाइना ने J-20 ऑलरेडी इंडक्ट कर लिया है, तो उसके लिए हमारे को, और प्लस वो जो J-35 पाकिस्तान को देने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमारे को वो गैप फिल करने के लिए या तो हमारे पास F-35 है या Su-57 है। F-35 का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है बहुत हाई कॉस्ट और अनरिलायबिलिटी, क्योंकि हम यूएस पे उस एयरक्राफ्ट के लिए रिलाय नहीं कर सकते। प्लस जो उसमें प्रॉब्लम देखी गई है पिछले कुछ सालों में, तो वो फुली रिलायबल नहीं है, स्पेशली उसका जो एक्सपोर्ट यूनिट है। Su-57 का इशू ये है कि वो अभी भी फुली स्टेल्थ नहीं है, स्पेशली उसके इंजन को लेके। इसलिए रशिया ने ये बोला है कि अगर आप उसे इंडक्ट करते हैं तो पूरी मैन्युफैक्चरिंग, सोर्स कोड, सब कुछ आप इंडिया में करिए, और 2-3 साल में जो नया इंजन है, पूरी स्टेल्थ इंजन है, वो भी आ जाएगा, वो भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। और अगर आपका AMCA डिले होता है तो ये आपके लिए एक स्टॉप गैप का काम करेगा। प्लस जो राफेल का F5 वेरिएंट है, जो 24 एयरक्राफ्ट हम इवेंचुअली लेंगे, अभी हम F4 इंडक्ट करेंगे पहले, उसमें जो रेडार्स आ रहे हैं वो इतने एडवांस रेडार्स हैं कि वो मैक्सिमम स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी ट्रैक कर सकते हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी आती है, स्पेशली जिस तरह के रेडार्स इंडिया डेवलप कर रही है, अब काफी सारे अच्छे DRDO डेवलप कर रहा है, अगर वो रिप्लेस करते हैं हम इंडिजिनस रेडार्स, तो आने वाले समय में आप जो आपका 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है उससे आप स्टेल्थ को भी डिटेक्ट कर पाएंगे। राइट। ओपी तिवारी सर, बहुत क्विकली अगर आपको जोड़ना चाहें 30 सेकंड प्लीज सर। देखिए,
भारत के संदर्भ में भारत के एडवर्टाइज पाकिस्तान और चीन है, इसमें हमें स्टेल्थ एयरक्राफ्ट उतनी जरूरत नहीं है जितने की हमें राफेल की जरूरत है। बिकॉज आज की जो स्टैंड ऑफ वेपन्स फायर किए जाते हैं, एनिमी बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, जैसा हमने ऑफ सिंदूर में देखा। तो इससे कर 4.5 जनरेशन राफेल हमारी कॉम्बिनेशन सूट करता है, पर्टिकुलरली बिकॉज एआई इनकॉर्पोरेटेड जो प्लेटफॉर्म है जहाँ सब चीज का समावेश होता है, सारे सेंसर्स का, उस पर हम आगे बढ़ चुके हैं। और वो फैक्टर बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है सर, मैं हाईलाइट कर देता हूं अपने दर्शकों के लिए, दोबारा दोहरा देता हूं। हमारे लिए जो टू फ्रंट चैलेंज है, खास तौर से उसको देखते हुए और ये देखते हुए कि हम अपनी हवाई सीमा में रहकर ही दुश्मन के ऊपर मिसाइलें जो हमको चाहिए वो बरसा सकते हैं, इसको देखते हुए हमको बहुत ज्यादा असल में स्टेल्थ फीचर की जरूरत नहीं है और हमारा राफेल ही एक्चुअली इज फिटिंग द बिल। अब जरा देखिए एआई के मामले में गीतिका वशिष्ठ जी के पास ले जाने से पहले आपको कुछ एक चीजें बता देना चाहता हूं ताकि आपको पर्सपेक्टिव मिल पाए। डिफेंस में एआई का इस्तेमाल ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं अगर जितना ज्यादा ऑटोमेशन होता जाएगा चीजों का, उतना ज्यादा रिएक्शन टाइम कम होता जाएगा और जितना ज्यादा रिएक्शन टाइम कम होता जाएगा दुश्मन पर उतनी बढ़त आपको हासिल होती जाएगी। और इस लिहाज से एआई बहुत महत्वपूर्ण। डिफेंस में एआई का इस्तेमाल कौन कौन कहां कहां है बड़ी शक्तियों में, जरा कंपैरिजन करके आपको दिखा देता हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका पैसे खर्च करता है, इन्वेस्ट करता है इस मामले में। नेटवर्क आधारित युद्ध में एआई का इस्तेमाल करता है, जहां पर बहुत सारी चीजें सिनर्जी में काम करती हैं। साइबर ऑटोनोमस ड्रोन के लिए एआई का इस्तेमाल करता है अमेरिका। क्विकली चेंज कीजिए। अमेरिका एआई से टारगेट की पहचान करता है, टारगेट डिटेक्शन में खास तौर से अमेरिका एआई का बहुत इस्तेमाल करता है। मिलिट्री सिविल फ्यूजन मॉडल, अब चीन पर ले आया हूं मैं आपको। चाइना देखिए, मिलिट्री सिविल फ्यूजन मॉडल में एआई का इस्तेमाल। ड्रोन स्वार्म और स्वायत्त हथियार, खुद ही अपना काम करने वाले बगैर ह्यूमन इंटेलिजेंस के वो हथियार जो है उनका इस्तेमाल। और पीएलए में एआई आधारित ट्रेनिंग और रणनीति भी बनाई और सिखाई जाती है। रशिया पर आ जाइए। एआई सक्षम रोबोटिक टैंक्स और ड्रोन बनाने में रशिया को महारत हासिल है। वॉक डेटा एनालिसिस ये करने में भी असल में एआई का इस्तेमाल किया जाता है और रशिया इसमें महारत ही है। लक्ष्य की पहचान अमेरिका भी करता है और रशिया भी टारगेट डिटेक्शन के लिए एआई का इस्तेमाल करता है। स्मार्ट निगरानी, इजराइल में आ जाइए। स्मार्ट निगरानी और इंटेलिजेंस के लिए इजराइल एआई का इस्तेमाल करता है। आयरन डोम जैसे सिस्टम्स को नेटवर्किंग देने के लिए भी एआई का इस्तेमाल होता है। भारत अब कहां कहां पर इस्तेमाल कर रहा है जरा देखिए। एआई आधारित निगरानी और फेस रिकॉग्निशन के मामले में भारत का इस्तेमाल कर रहा है। ड्रोन, साइबर सुरक्षा, बॉर्डर मॉनिटरिंग वगैरह में भी एआई का इस्तेमाल शुरू किया जा चुका है। डुअल यूज एआई, सैन्य और नागरिक इन दोनों पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन अभी गवर्नमेंट रेडीनेस के हिसाब से देखें तो भारत को बहुत ज्यादा एआई में अभी एफर्ट्स करने की जरूरत है। गीतिका वशिष्ठ जी, आपको इसमें ला रहा हूं। इंपैक्ट एआई समिट भारत में, इसके मायने, इसका महत्व। नमस्ते प्लीज। ये समिट भारत को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक एआई के उभरते हुए लीडरशिप, एआई लीडरशिप में जो भारत का रोल है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और भारत जैसे बहुत, हमारे पास डेटा बहुत है, यंग टैलेंट बहुत है, तो इसकी वजह से हमारे पास बहुत पोटेंशियल है कि आने वाले समय में हम डिफेंस की जैसे बात कर रहे हैं तो डिफेंस एआई जिसमें दुनिया की जितनी भी ग्लोबल पावर्स है वो बहुत इन्वेस्ट कर रही हैं। सो डिफेंस एआई में भारत का फ्यूचर, अभी हम थोड़ा पीछे हैं बट आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि हम प्रेडिक्टिव डिफेंस एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस सर्विलेंस ऑटोनॉमस सिस्टम्स एंड जिनकी भी अभी हमने चर्चा की है, इन सब टेक्निक्स में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और इस समिट के होने से और फ्रांस और भारत के एक प्लेटफॉर्म पे साथ आने में मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे एक रेवोल्यूशनाइज होगा हमारा सक्सेस रेट। पर साथ ही मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अभी हम डिफेंस की, वॉरफेयर की बात कर रहे हैं। सो एआई वॉरफेयर में सबसे बड़ा सवाल है जिसकी हमने अभी तक चर्चा नहीं करी कि ह्यूमन कंट्रोल और अकाउंटेबिलिटी को कैसे मेंटेन किया जाए। क्या अब हमें इंटरनेशनल एआई ट्रीटीज के बारे में भी सोचना होगा? क्या रिस्पॉन्सिबल इथिकल गवर्नेंस या ग्लोबल एआई आर्म्स रेगुलेशन पे हमें कितना फोकस करना होगा? ये कितना लीथल हो सकता है जो हम ऑटोनॉमस सिस्टम्स के भी बात कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात तो ये भी है मैम कि अगर इस तरह की ट्रीटीज होती हैं, कोई समझदारी बनती भी है, तो चाइना और अमेरिका जैसे देश उन इंटरनेशनल ट्रीटीज को कितना मानेंगे। और मुझे लगता है एआई के जमाने में क्या एक ही चीज, क्या वो जो आखिरी किल बटन है, क्या वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के हाथों में दिया जाएगा, बाकी सब कुछ ऑटोनॉमस हो जाएगा और एआई उसको कंट्रोल करेगा क्या? ये भी आपके पास लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा मैं दिखा देना चाहता हूं कुछ और चीजें। एआई के इस्तेमाल में कौन किस नंबर पर है, जरा वो भी आपके सामने रख रहा हूं। जरा देखिए,
अमेरिका कहां पर है, चीन कहां पर है, भारत कहां पर है। अगर इस हिसाब से देखें आप तो अमेरिका नंबर 1 पर है, चाइना उसके बाद आपको दूसरे नंबर पर दिखाई देगा, फिर आपको भारत दिखाई दे रहा है, फिर आपको दक्षिण कोरिया दिखाई दे रहा है और फिर दिखाई दे रहा है सिंगापुर। यह है ऑर्डर फिलहाल एआई का इस्तेमाल करने के हिसाब से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के सोर्सेज के हवाले से जो खबर मैं आपको बता रहा हूं। एंटरप्राइज लेवल पर एआई अपनाने के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। गिटहब, खासतौर से कोड्स जिस जगह पर, जिस प्लेटफॉर्म्स पर रखे जाते हैं और शेयर किए जाते हैं, गिटहब पर एआई प्रोजेक्ट्स में योगदान के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। निजी निवेश के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है और गवर्नमेंट एआई रेडीनेस, मतलब हमारी सरकार एआई का इस्तेमाल अपने गवर्नेंस में करने के मामले में कहां है, अगर इस हिसाब से देखते हैं तो भारत बहुत पीछे है, 27वें स्थान पर। जाहिर है ये एक बड़ा गैप है जिसको कवर करना है। अब जरा ये भी देखिए, भारत और फ्रांस डील से किस पर असर होगा। पाकिस्तान को बहुत डर लग रहा है। 114 रफेल वाली ये डील आगे बढ़ी तो लंबी दूरी की लड़ाई में भारत और ताकतवर बन जाएगा। ओपी तिवारी सर ने आपको बताया कि अपने ही हवाई सीमा में रहते हुए मिसाइलों की बारिश हो जाएगी। इंडो पैसिफिक में भारत फ्रांस सहयोग से चीन की रणनीति को चुनौती मिलेगी, चीन को भी चैलेंज मिलेगा। असल में पाकिस्तान और चाइना दोनों पर असर होने वाला है और भारत के साथ रक्षा बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। F-15, F-18 जैसे अमेरिकी प्लेटफॉर्म पर इसका जबरदस्त असर पड़ने वाला है। मतलब इसमें चाइना पर असर पड़ेगा, पाकिस्तान पर असर पड़ेगा, अमेरिका पर भी असर पड़ेगा और रशिया, रूसी प्लेटफॉर्म पर निर्भरता घटने का संकेत भी यहां से मिल रहा है क्या, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब देख लिया जरा, अब आपको बताते हैं भारत के लिए राफेल क्यों जरूरी है, राफेल आवश्यक क्यों है। एक बहुत जल्दी से यह बता देता हूं आपको कि दोनों फ्रंट पर भारत के लिए खास तौर से 2 चैलेंजेस जो बॉर्डर में अपने पड़ोस से ही बने हुए हैं उससे निपटने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक, और राफेल से पाकिस्तान में जबरदस्त खौफ है। यह खबर देखिए, इस वक्त पाकिस्तान से यह बड़ी खबर आ रही है, राफेल से पाकिस्तान में जबरदस्त हड़कंप, मिराज फाइटर जेट को अपग्रेड करेगा पाकिस्तान। तो ऐसा हो सकता है क्या कि बैलगाड़ी को आप अपग्रेड करें और उसको आप एक टॉप क्लास कार बना दें। बहरहाल सपने देखने पर कोई रोक नहीं है। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है लड़ाकू विमानों के रेडार को अपग्रेड करेगा। 40 से 50 साल पुराने पाकिस्तानी मिराज। सर इससे क्या हो जाएगा डीके पांडे सर, केवल 10 सेकंड। देखिए महत्वपूर्ण है कि मिराज 3, मिराज 5 जो पाकिस्तान के पास है वो कम से कम 4 या 5 दशक पुराने जहाज हैं। उनको कैसे ये उसमें जान फूकेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, चुनौती होगी वैज्ञानिक रूप से। और दूसरी बात ये कि अगर आप कर देंगे उनके पास मिसाइल्स कौन सी होंगी, क्योंकि आप नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर के अंदर आप आ रहे हैं। मुझे तो ये याद आ रही है, गाँव में हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, मूस मोटाई तो लोढ़वा होई, कि मतलब चूहा बहुत मोटा होगा तो आखिरकार लोढ़ा बन जाएगा। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का मेरे साथ आज की शाम इस चर्चा में शामिल होने के लिए।